आइए आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां पत्थरों और मिट्टी से एक पूरा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं रॉक गार्डन यानी रॉकरी की। स्रोत सामग्री के आधार पर आज हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि रॉक गार्डन बनाने की यह दिलचस्प कार्यप्रणाली केवल पत्थरों का ढेर लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान और कला है। तो चलिए इस प्राकृतिक वास्तुकला के रहस्यों को मिलकर उजागर करते हैं। इस पूरे सफर को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, रॉक गार्डन के पीछे का असल कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा, इसके लिए सही जगह का चुनाव कैसे करें। तीसरा, इसका निर्माण कैसे होता है। चौथा, इसका नियमित प्रबंधन और रखरखाव। और अंत में इसके लिए सही वनस्पतियों का चयन कैसे किया जाए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, रॉक गार्डन का भ्रम और खाली पत्थरों पर एक नया नजरिया। अक्सर ये माना जाता है कि रॉक पौधे तो बस नंगे या खाली पत्थरों पर ही उगाते हैं, पर सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। वास्तव में एक कामयाब रॉक गार्डन बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया एक कृत्रिम वातावरण होता है। पत्थरों और मिट्टी को इतनी बारीकी से व्यवस्थित किया जाता है कि वे प्रकृति की दरारों की बिल्कुल सटीक नकल कर सकें और पौधों के विकास के लिए आदर्श स्थिति बन जाए। असल में जिसे हम प्राकृतिक सौंदर्य मान बैठते हैं, वो बेहद कुशलता से तैयार किया गया एक सुंदर भ्रम होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2500। ये संख्या काफी दिलचस्प है क्योंकि 2500 मीटर वो ऊंचाई है जिसके नीचे एक सच्चा अल्पाइन गार्डन प्राकृतिक रूप से मौजूद ही नहीं हो सकता। सच्चे रॉक पौधे आमतौर पर इस ऊंचाई से नीचे नहीं उगते हैं। इसीलिए जब मैदानी इलाकों में रॉक गार्डन बनाया जाता है तो मूल रूप से उस उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी वातावरण की एक सटीक और कृत्रिम नकल तैयार की जा रही होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सही स्थान का चुनाव, जिसमें धूप, छाया और ढलान की अहम भूमिका होती है। पौधों के जीवित रहने के लिए जगह का निर्धारण करना सबसे बुनियादी कदम है। उदाहरण के लिए पहाड़ियों में दक्षिण की ओर मुख वाले ढलान उन पौधों के लिए बेहतरीन होते हैं जिन्हें अच्छी खासी धूप की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर की ओर वाले ढलान उन पौधों के लिए स्वर्ग माने जाते हैं जो ठंडी छाया में पनपना पसंद करते हैं। अक्सर एक बहुत आम गलती देखने को मिलती है, लोग किसी बड़े छायादार पेड़ के तने के चारों ओर मिट्टी और पत्थर जमा कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे बगीचा पूरी तरह असंगत और नकली दिखने लगता है और पेड़ की जड़ें भी रॉक पौधों के साथ टकराव पैदा कर सकती हैं। इसे हमेशा एक खुली जगह पर बनाना चाहिए जहां दिन के कम से कम आधे हिस्से में अच्छी धूप आती हो। जगह तय हो गई, तो अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, रॉकरी का निर्माण और इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर और मिट्टी का विज्ञान। निर्माण सामग्री चुनते समय खदान से निकले छिद्रपूर्ण और पुराने दिखने वाले चूना पत्थर सबसे शानदार काम करते हैं। ग्रेनाइट जैसी घनी और कठोर सामग्रियों से तो पूरी तरह बचना ही बेहतर है, क्योंकि वे पानी को सोखने में विफल रहते हैं, जिससे जड़ों को नमी और हवा नहीं मिल पाती और पौधे ठीक से सांस नहीं ले पाते। इसका भौतिक निर्माण एक बहुत ही सटीक यांत्रिक अनुक्रम यानी मैकेनिकल सीक्वेंस का पालन करता है। पत्थरों को सीधे खड़ा करने के बजाय उन्हें हमेशा नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर बिछाया जाता है और थोड़ा पीछे की ओर झुकाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बारिश का पानी बहकर दूर जाने के बजाय सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंच सके। है ना कमाल की इंजीनियरिंग। इस स्रोत से हमें पता चलता है कि निर्माण के दौरान एयर पॉकेट यानी हवा के बुलबुले छोड़ना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर मिट्टी ढीली रह गई तो वह पानी के साथ बह जाएगी और जड़ें पूरी तरह से सूख जाएंगी। इसलिए पत्थरों के बीच पॉकेट बहुत सावधानी से बनाए जाने चाहिए ताकि अंदर की खाद सुरक्षित रहे और पौधे आराम से पनप सकें। और ये विचार बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस पूरे निर्माण का सौंदर्यवादी लक्ष्य क्या है। कठोर पत्थरों के कोनों को गिरती हुई हरियाली के साथ इस तरह मिलाना ताकि एक जैविक और प्राकृतिक भ्रम पैदा हो सके। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नियमित प्रबंधन और रखरखाव, ताकि इस रॉकरी की लंबी उम्र सुनिश्चित की जा सके। एक बार संरचना बन गई तो उसके नियमित प्रबंधन के लिए विशिष्ट तकनीकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए पानी को सीधे उड़ेलने के बजाय चट्टानों के ऊपर से छिड़कना चाहिए ताकि प्राकृतिक वर्षा की नकल की जा सके और अंदर मौजूद खाद सुरक्षित रहे। कठोर सर्दियों में नाजुक पौधों को कांच की चादरों से बचाना भी एक बेहद जरूरी कदम होता है। और अब एक बहुत ही जरूरी बात,
4 से 5 साल। चूंकि समय के साथ मिट्टी अपरिहार्य रूप से बासी और खट्टे हो जाती है, इसलिए पूरी रॉकरी को हर 4 से 5 साल में पूरी तरह से नए सिरे से लगाने की आवश्यकता होती है। यह बेशक एक मेहनत वाला काम है, लेकिन पौधों के स्वास्थ्य के लिए यह अनिवार्य है। हालांकि जो लोग हर 4-5 साल में पूरे पुनर्निर्माण की भारी मेहनत से बचना चाहते हैं, स्रोत सामग्री उनके लिए एक वार्षिक टॉप ड्रेसिंग का विकल्प भी सुझाती है। इसमें ऊपरी मिट्टी को खुरच कर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह स्टरलाइज्ड मिट्टी, बारीक रेत, लीफ मोल्ड और बोन मील का एक ताजा मिश्रण भर दिया जाता है। और अंत में हमारा 5वां हिस्सा, सही वनस्पतियों का चयन, जो इस रॉकरी में असली जान डालता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को कामयाब बनाने की अंतिम कुंजी यही है कि पौधों का चुनाव वहां की स्थानीय जलवायु के अनुसार हो। रॉकरी में कोई भी पौधा यूं ही नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण के लिए, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में नाजुक कैक्टस खुले में जीवित नहीं रह सकते। इसलिए सही पौधे का चुनाव पर्यावरण को देखकर ही किया जाना चाहिए। केवल कठोर कैक्टस से पूरी जगह को भरने के बजाय कई तरह के विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। बौनी झाड़ियां और फूल वाले वार्षिक पौधे इस पूरी संरचना में एक ऐसा रंग भर देते हैं जो साल भर बना रहता है। इससे यह गार्डन एक खूबसूरत और आकर्षक परिदृश्य में बदल जाता है। जैसे जैसे अंतिम पत्थर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और वनस्पतियां अपनी जड़ें जमा लेती हैं, तो एक खाली जगह सचमुच एक जीवित कलाकृति में बदल जाती है। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि रॉक गार्डन की ये सूक्ष्म और प्राचीन कला आने वाले वक्त में आधुनिक परिदृश्य डिजाइन को किस तरह एक नया रूप देगी। प्रकृति की इस अद्भुत नकल से हम भविष्य में और क्या-क्या सीख सकते हैं।